हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे थे हम, और मुख्य रूप से चैप्टर नंबर हम 8 को कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 पाथवों में खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने इस चैप्टर को आरंभ किया था और मुख्य रूप से जो पादपों के अंदर पाए जाने वाले खनिजों के बारे में हमने बात की थी। ये भी कहा था कि पहले पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, और पोषण के आधार पर किन किन प्रकार के पादपों को किन किन विधियों के रूप में रखा जाता है। तो चलिए, हमने उसके बाद अनेक प्रकार के प्रकृति में पाए जाने वाले 105 मुख्य ज्ञात पोषक तत्वों में से 60 की तत्वों की उपस्थिति पादपों में देखी। उन 60 में से 17 जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं, उन अनिवार्य पोषक तत्वों को हमने पढ़ना आरंभ किया था। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने मुख्यतः 10 प्रकार के पोषक तत्वों को कंप्लीट किया था ओरली, और आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे, जो पादपों के अंदर वृहद और सूक्ष्म मात्र पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, 11 नंबर कौन सा है कि 11वां अपना है मैग्नीज। कौन सा है? मैग्नीज वाला है। मैग्नीज के रूप में जो पादप ग्रहण करते हैं, वो मृदा से मैग्नीज को ग्रहण करते हैं, और किसके रूप में? मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में मृदा के अंदर पादप मैग्नीज को ग्रहण करते हैं। अब जो मैग्नीज का अवशोषण होता है, वो मैग्नस आयन द्वारा होता है। किसका अवशोषण? यानी कि जो मुख्य रूप से हम बात करें तो मृदा से जो मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में जो पादप अवशोषित करते हैं मैग्नीज को, उसका अवशोषण किसके रूप में होता है? मैग्नस आयनों के रूप में होता है। मैग्नस आयनों के रूप में। अब देखो, मैग्नस आयनों के रूप में होता है तो प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन अपचय हेतु ये काम आता है। तो इसका मुख्य कार्य ये हो गया, देखिएगा ध्यान से, मुख्य कार्य। अब मैग्नीज के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन उपापचय हेतु ये कार्य का पौधों के अंदर मदद करता है, और ये इसका मुख्य कार्य ये होता है। तो प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन और उपापचय, ये इसका मुख्य कार्य है। अब अगर ये मैग्नीज आयन अगर न्यून हो जाए, यानी कि इसकी कमी हो जाए, तो पादपों के अंदर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो मैग्नीज आयन की न्यूनता से लक्षण होते हैं। देखो, एक तो हरिमाहीनता हो जाती है पादपों की पत्तियों में, जड़ की सीमित विकास ही होता है। अपने को चाहिए जड़ का असीमित विकास। क्या चाहिए? असीमित, यानी कि जड़ें जितनी घेरी होगी, इतना ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन का अवशोषण होगा, ऑब्जर्प्शन होगा। दूसरा है कि ये 2 प्रकार के पादपों के अंदर स्पेशल प्रकार के रोग उत्पन्न करती है। जई, यानी कि जई के अंदर जो हम जिसे गुची कहते हैं, जई के अंदर ग्रे स्पिक रोग करता था। मटर के अंदर मटर का मॉर्स स्पॉट रोग। ये 2 प्रकार के रोग किसके द्वारा फैलते हैं? मुख्य रूप से मैग्नीज द्वारा फैलते हैं। ये नॉर्मल सी बात हमने की थी। इसके बाद हमने अगला लेते हैं। इसके बाद अगला कौन सा है? अगला अपना है बोरॉन। कौन सा? बोरॉन भी। अब बोरॉन का अवशोषण जड़ों द्वारा जो किया जाता है, वो बोरेट आयनों के रूप में किया जाता है। किसके आयनों के रूप में? बोरेट आयनों के रूप में बोरॉन का जड़ों द्वारा अवशोषण किया जाता है। बोरेट है जो आगे चलकर कैल्शियम बोरेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम बोरेट बनाता है। और ये कैल्शियम बोरेट फिर आगे कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण में काम आता है। कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता में मदद करता है। इसके फंक्शंस हो गए मुख्य कार्य। कोशिका कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण कोशिका झिल्ली का कार्यशीलता में मदद करता है। अगर ये बोरेट आयन कम हो जाए तो इसकी न्यूनता से क्या लक्षण होंगे, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाए तो पादपों के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देखिएगा कि इसकी अगर कमी हो जाए तो गहरे रंग की मोटी पत्तियां बन जाती है, और इसके जो संग्रहकारी मांसल उत्तक है उनका विघटन हो जाता है। संग्रहकारी मांसल उत्तकों का विघटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कि पादपों में किस अनिवार्य या पोषक तत्वों की कमी से संग्रहकारी मांसल उत्तकों का विघटन आरंभ हो जाता है? बोरॉन। इसी के आधार पर तो हम कहते हैं कि जो बोरॉन होता है वो अग्रस्त कलिकाओं की न्यूनता करता है। ठीक है, और ये पुष्पों की संख्या में भी कमी करता है। इसीलिए आधार पर हम कहते हैं ये अग्रस्त कलिकाओं की न्यूनता करता है। ठीक है, तो ये हो गया बोरॉन। 2 और पढ़ लिया हमने। 13 नंबर है वो है अपना जिंक। कौन सा है? जिंक। अब जिंक में क्या है कि सुनिएगा, जिंक जो होता है वो एक प्रकार का
द्विकार्यकी यानी कि द्विउपघटकारी कार्यकी के रूप में भी काम करता है, डबल काम करता है। जिंक कार्बोक्सिलेज का भी घटक होता है और फास्फोरस के अवशोषणों का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मुख्य फंक्शन हो गए इसके जिंक के, ठीक है। अब ये काफी बार क्या करता है, जिंक का अवशोषण के बाद ये पादपवर्धी हार्मोनों का संश्लेषण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पादपवर्धी हार्मोन का संश्लेषण कौन करता है? निम्न में से पादपवर्धी हार्मोन का संश्लेषण करता है कौन करता है? जिंक करता है। उसके अंदर जिंक आपको जरूर ऑप्शन के अंदर मिलेगा, ठीक है। पादप अपना जो चैप्टर का नाम भी हम पढ़ रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब अगर ये जिंक, इस जिंक की न्यूनता हो जाए तो पादपों के अंदर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं वो देखें कि पत्तियों के अंदर श्वेत धब्बे या उत्पन्न हो जाता है, यानी कि पत्तियों के जो श्वेत धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। इसका जो पौधा होता है वो स्तंभित यानी कि बौना रह जाता है, आकार में कमी, आकार बढ़ता नहीं, न्यून रह जाता है। पत्तियों का आमाद कम हो जाता है और काफी बार पत्तियां विकृत हो जाती है। किसकी वजह से? जिंक बीज की कम वजह से, ठीक है। फिर है कि ये अगला अपना है 14 नंबर तांबा। तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं, ये जड़ों द्वारा क्यूप्रिस और क्यूप्रस के रूप में अवशोषित होता है, यानी कि क्यूप्रिस आयन और क्यूप्रस आयनों के रूप में अवशोषित होता है। ये ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, निम्न में से ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य कौन करता है? तांबा करता है। कौन करता है? तांबा, ठीक है। लक्षण की बात करूं तो पत्तियों का मुरझाना है, मुड़ना है, शीर्ष परों का सफेद होना, ये सभी इसकी न्यूनता के लक्षण है अगर इसकी कमी हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट है, नींबू के अंदर शीर्षारंभी रोग होना किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से नींबू के अंदर शीर्षारंभी रोग हो जाता है। फिर अपना 15 नंबर है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या होता है कि यह मृदा के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसका अवशोषण मृदा से मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में पादप करते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। तो इसका ये फंक्शंस क्या हो गया? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कार्य करता है, यानी कि मदद करता है। अब बहुत ही कम मात्रा में अवशोषित किया जाएगा तो मतलब कि ये सहायता कर प्रदान करता है। अगर मोलिब्डेनम बिल्कुल भी न्यून हो जाए पादप के अंदर अवशोषण की मात्रा के अनुसार, तो पत्तियों में कुरकुरन है, कम पुष्पन है, हरिमाहीनता है, व्हीप टेल रोग यानी कि पत्तियों की कमी हो जाती है संख्या में, इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। व्हीप टेल रोग मोलिब्डेनम की वजह से होता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो ये संचरणशील के अंतर्गत आते हैं। फिर है क्लोरीन। मृदा के अंदर ये क्लोराइड आयनों के रूप में उपलब्ध रहता है, क्योंकि जो जमीन में जो मिट्टी होती है रेत, उसके अंदर जो क्लोराइड आयन्स यानी कि क्लोराइड आयनों के रूप में रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट का अपचयन और विद्युत आवेगों का संचयन भी करता है। कार्बोहाइड्रेट का अपचयन और विद्युत आवेगों का संचयन करता है। इसका लक्षण की मैं बात करूं तो ये चित्तकबरी हरिमाहीनता उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट पौधे के कौन से ऐसे आयन हैं जो चित्तकबरी हरिमाहीनता उत्पन्न करते हैं? क्लोराइड आयन होते हैं जो चित्तकबरी हरिमाहीनता उत्पन्न करते हैं पादपों की पत्तियों के अंदर, जिसकी वजह से पत्तियां विकृत हो जाती हैं और पत्तियों की संख्या में कमी हो जाती है। पत्तियों के अंदर व्हीप टेल रोग यानी कि पत्तियों की संख्या में कम मोलिब्डेनम की वजह से होता है। अंतिम जो है अपना है वो है 17 नंबर है वो निकेल। आवश्यक तत्वों की हम बात कर रहे थे। निकल डाल्टन ने निकल को अनिवार्य तत्व घोषित किया था। डाल्टन ने सबसे पहले निकल को अनिवार्य तत्व के रूप में घोषित किया था। और ये निकल क्या काम करता है? इसका कोई डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, ये यूरिएज एंजाइम का एक मुख्य घटक होता है। क्या होता है? यूरिएज एंजाइम का एक मुख्य घटक होता है जो निकल प्लस आयनों के रूप में पौधों के अंदर उत्पन्न होता रहता है। तो इस प्रकार ये निकल की हमने 17 मुख्य पोषक तत्वों की बात की है, 17 मुख्य आवश्यक पोषक तत्व, क्योंकि 60 जो पोषक तत्व पादपों के अंदर उपस्थित देखी गई थी उनके अंदर हमने 17 प्रकार के पोषक तत्वों को देखा। अब देखो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता के कौन से तत्व उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और बोरॉन। असंचरणशील तत्व कौन से हैं? कॉपर, सल्फर, फेरस, मैग्नीज आदि। संचरणशील कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, ये सब क्या है? संचरणशील तत्व। तो हमने अभी तक मुख्य रूप से जो 10 पहले पार्ट के अंदर और अभी स्टार्ट किया, देखो मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, तांबा या कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल के रूप में इनके बारे में आरंभ किया था। तो यहाँ पर अपना सभी आवश्यक तत्व
जो हमने कंप्लीट किए हैं यहाँ पर। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है खनिज लवणों में अवशोषण की क्रियाविधि, इसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो अपने 8th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी कि खनिज लवणों में अवशोषण की क्रियाविधि। खनिज लवणों के अवशोषण के लिए कौन कौन से प्रकार की क्रियाविधि का वर्णन अपनी बुक के रिलेटेड की बात करते हैं। तो हम सभी को पता है कि विसरण के सिद्धांत के अनुसार कोशिका में एक सीमा से अधिक खनिज तत्वों की सांद्रता का होना असंभव होता है। एक सीमा पर्टिकुलर पीरियड से अधिक खनिज तत्वों की सांद्रता का होना संभव नहीं है, ये असंभव बात है। विसरण प्रवणता के कारण कोशिका में खनिज पदार्थों के अणुओं का प्रवेश उस सीमा तक ही हो सकता है जहां तक उसका बाह्य विलयन व अंत विलयन की सांद्रता समान ना हो जाए, यानी कि उसके अंदर बाह्य विलयन और अंत विलयन की सांद्रता जब तक समान नहीं हो जाए तब तक ही अणुओं का प्रवेश हो सकता है। जब भी दोनों की सांद्रता समान हो जाती है तो अणुओं का प्रवेश रुक जाता है बिल्कुल भी। परंतु पूर्व में पहले ऐसे मानते हैं हम लोग कि खनिज जो पदार्थ होते हैं वो जल के साथ अवशोषित होते हैं, और ये सिद्ध भी हो रहा था कि कई क्रियाएं अलग अलग होती है, जैसे विभजन क्षेत्र में दीर्घीकरण क्षेत्र से उस प्रकार की क्रियाओं से हो रही थी। तो खनिज लवणों का अवशोषण प्राय उपापचयी ऊर्जा के उपयोग से होता है। इसको समझने के लिए हम खनिज लवणों की दो प्रक्रियाओं में बांट कर इसको समझते हैं, और वो दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी है उसको समझिएगा। एक तो है निष्क्रिय अवशोषण और एक है सक्रिय अवशोषण। पहले देखते हैं हम पैसिव एब्जॉर्प्शन और उसके बाद देखेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं तो इस प्रकार के अवशोषण में आयन विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर कोशिका द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए कोशिका में प्रवेश करता है। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा साथियों, कहने का मतलब यह है कि आयन विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर कोशिका द्वारा कोई भी प्रकार की ऊर्जा नहीं खर्च करते हैं और सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि आयन विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर कोशिका द्वारा बिना कोई ऊर्जा खर्च किए सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार के अवशोषण को हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय अवशोषण, यानी कि मुख्य रूप से पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं तो उसके अंदर कोई भी प्रकार की एनर्जी है जो उसकी एनर्जी की खपत नहीं होती है, एनर्जी यूज्ड नहीं होती है। केवल और केवल आयन विभव रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर यह होता है कि कोशिकाएं क्या करती है, बिना कोई भी एनर्जी का वेस्टेज किए हुए को अपने आयनों को सेल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे देती है। इस प्रकार के अवशोषण को हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं, उसे हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में 3 प्रकार की जो परिकल्पना या मत प्रस्तुत किए गए थे, अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा इसके विचार दिए गए थे। पहला मत यह था कि संहति प्रवाह परिकल्पना, जिसे हम बोलते हैं मुख्य रूप से मास फ्लो हाइड्रोथिसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या होता है कि इस परिकल्पना के अनुसार वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव के प्रभाव के कारण, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव के प्रभाव के कारण जल के मात्रात्मक प्रभाव के साथ जड़ द्वारा आयनों को ग्रहण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पे, देखिएगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन आकर्षण खिंचाव के प्रभाव के कारण क्या होता है कि जल के मात्रात्मक प्रभाव के साथ जड़ द्वारा आयनों को एब्जॉर्ब यानी कि ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार की परिकल्पना को संहति परिकल्पना कहते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगली जो अपनी है वो है आयन विनिमय सिद्धांत, यानी कि आयन एक्सचेंज थ्योरी। अब आयन एक्सचेंज थ्योरी क्या होती है साथियों, समझिएगा। इसकी नॉर्मल सा इसकी थ्योरी का मेन रोल यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो जड़ की सतह और बाह्य गोल के बीच जो निश्चित संख्या के अंदर, जड़ की सतह और बाह्य गोल के बीच निश्चित संख्या में धनायनों व ऋणायनों के विनिमय को आयन विनिमय कहते हैं। यानी कि जड़ की सतह और बाह्य गोल के जो बीच की निश्चित संख्या में जो धनायन और ऋणायन के आयनों का विनिमय की संख्या होती है, उस प्रकार के सिद्धांत को आयन विनिमय सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि विनिमय केवल समान आवेशों के आयनों के बीच ही संभव हो पाता है, यानी कि आवेश समान रहेंगे तो ही विनिमय केवल संभव हो पाएगा। अर्थात धनायन का विनिमय केवल धनायन के साथ होता है, ऋणायन के विनिमय केवल ऋणायन के साथ हो जाएगा। इस विनिमय के साथ अनेक प्रकार के धनायन जड़ की सतह पर अवशोषित हो जाते हैं और उनका कोशिका में स्थानांतरण निष्क्रिय प्रवाह द्वारा हो जाता है या निष्क्रिय विसरण द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार ये दूसरा था अपना आयन विनिमय सिद्धांत, यानी कि आयन एक्सचेंज थ्योरी। तीसरा दिया गया था डोनन साम्य अवस्था सिद्धांत, यानी कि डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। डोनन साम्य अवस्था सिद्धांत डोनन ने 1927 में दिया था। डोनन ने क्या किया, देखिए साथियों, डोनन ने कहा था कि अविसरणशील तथा स्थिर आयनों के प्रभाव पर आधारित, क्या कहा था कि अविसरणशील तथा स्थिर आयनों के प्रभाव पर आधारित कोशिका में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध तत्वों को एकत्रित करते हैं। तो इस प्रकार का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने, डोनन ने। और डोनन ने क्या कहा था
कि अविसरणशील तथा स्थिर आयनों के प्रभाव पर आधारित ये सिद्धांत है। इसमें साम्यावस्था का महत्व इसलिए है क्योंकि कोशिका में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध तत्वों को एकीकृत करने की क्रिया को यह दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने पैसिव अब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय अवशोषण के तीनों प्रकार की परिकल्पनाओं को पढ़ा। इसके बाद अपना आता है सक्रिय अवशोषण। देखिए पैसिव यानी कि निष्क्रिय अवशोषण में हम किसकी बात कर रहे थे कि आयन विद्युत रासायनिक विभूतों के आधार पर कोशिका द्वारा बिना कोई एनर्जी वेस्ट किए, एनर्जी खपत किए, एनर्जी का यूज किए कोशिका के अंदर आयन प्रवेश कर रहे थे। लेकिन सक्रिय अवशोषण की जैसे ही बात करेंगे, एक्टिव अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, तो सक्रिय अवशोषण मतलब कि उपापचयी ऊर्जा के सहयोग से, पहली ही लाइन या पहला ही वर्ड ये आ गया, देखिए उपापचयी ऊर्जा के सहयोग से। उपापचयी ऊर्जा के सहयोग से जब विद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध आयनों का विसरण होता है तो इस प्रकार के विसरण के प्रवाह या अवशोषण को क्या बोलते हैं? सक्रिय अवशोषण। यानी कि उपापचयी ऊर्जा के सहयोग से होगा, मतलब कि ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर एटीपी की आवश्यकता होती है। यानी कि सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब सक्रिय अवस्था के भी तीन प्रकार की संकल्पनाएं या विचार दिए गए हैं। पहला है वाहक संकल्पना। क्या है? वाहक संकल्पना। वाहक संकल्पना क्या होती है साथियों? देखिएगा कि इस प्रकार की संकल्पना जिसमें आयनों का अवशोषण उपापचयी ऊर्जा के प्रयोग से तो होता हो, लेकिन इसमें आयनों के अवरोधक क्षेत्र को पार करने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की? देखिएगा कि मुख्य प्रकार से किसी कोशिका अथवा उत्तक का वह भाग जिसमें आयनों का अवशोषण उपापचयी ऊर्जा के प्रयोग से होता हो, यानी कि कोशिका का या उत्तक का वह भाग या क्षेत्र जिसमें आयनों का अवशोषण किससे हो? उपापचयी ऊर्जा के प्रयोग से होता हो, जिसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक दिक् विस्थापन कहते हैं या आंतरिक दिक्स्थान कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया के भाग लेने वाले अवशोषित आयन विनिमय नहीं होते, एक्सचेंज कभी नहीं होते हैं एक दूसरे में, जबकि बाह्य दिक्स्थान में अवशोषित तथा स्वतंत्र पूर्वक विसरण करने वाले जो आयन्स होते हैं वह बाह्य तथा आंतरिक विसरण द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक विसरण करते हैं। कहने का मतलब था कि होनर्ट ने यह कहा था कि अपारगम्य तथा अवरोधक क्षेत्र को दिक् स्थान में संयोजित हो जाने के बाद भी अपारगम्य तथा अवरोधक क्षेत्र को पार करने के लिए जो भागों की आवश्यकता होती है वो वाहक दिक् स्थान संयोजन में हो जाते हैं और उनके आंतरिक दिक् स्थान में विमुक्ति करते हैं। इस प्रकार इनमें क्या होती है कि वाहक की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि इनके आयनों का अवरोधक क्षेत्र पार करने के लिए कोई न कोई प्रकार की वाहक की आवश्यकता होगी। इसे बॉन्ड ने वाहक संकल्पना कहा था। इसमें देखो सबसे पहले वाहक एटीपी के रूप में ऊर्जा ग्रहण करके एडीपी और सक्रिय वाहक बनाता है, फिर सक्रिय वाहक आयनों के रूप में वाहक आयन सम्मिश्रण बनाता है, वाहक आयन सम्मिश्रण आगे चलकर निष्क्रिय आयन तथा आयनों को वापस कर देता है। इस प्रकार यह वाहक संकल्पना चलती है। दूसरा है अपने दूसरी संकल्पना है आयन पंप तथा साइटोक्रोम पंप संकल्पना। आयन पंप और सिंथोक्रोम पंप थ्योरी या कंसेप्ट है। इसमें कहने का मतलब यह है, देखिएगा कि पौधों पर श्वसन दर तथा उनके ऋणायनों के अवशोषण में सीधा संबंध होता है। यानी कि जो लुनेगार्ड तथा बर्नस्टोक ने इसने कहा था कि पौधों में श्वसन दर तथा उनके ऋणायनों के अवशोषण में सीधा संबंध होता है। श्वसन दर और उसके जो ऋणायन होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनके बीच में सीधा संबंध होता है। इसके अनुसार ऋणायन व धनायन के अवशोषण की प्रक्रियाएं भी अलग अलग प्रकार की चलती रहती हैं। ऋणायनों का अवशोषण झिल्ली की बाहरी सतह पर और भीतरी सतह की ओर, यानी कि ऋणायनों का अवशोषण बाहरी सतह से भीतरी सतह की ओर। साइटोक्रोमों के स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? साइटोक्रोमों द्वारा होता है। कहने का मतलब है देखो ऋणायनों का स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली में साइटोक्रोम पंप द्वारा आंतरिक सतह में जाते हैं और धनायन निष्क्रिय प्रवाह द्वारा आंतरिक सतह की ओर जाते हैं। तीसरा और अंतिम है विद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। यह संकल्पना दी गई थी, पीटर माइकेल ने दी थी 1968 के अंदर। इन्होंने कहा था कि इस परिकल्पना के अनुसार ऋणायनों का स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली की बाहरी व भीतरी सतह पर उत्पन्न विद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। इन्होंने कहा था कि जो ऋणायनों का स्थानांतरण होता है वो अवरोधक झिल्ली की बाहरी और भीतरी सतह पर उत्पन्न विद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। जो ये इसके अंदर एटीपेज एंजाइम होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। अब देखो ये अपने जो एक्टिव और पैसिव यानी कि निष्क्रिय और सक्रिय प्रकार के जो अवशोषण है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अपने बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है हाइपोट्रोक्सी तथा जल संवर्धन। इसको ओरली देखते हैं ये क्या होता है। यानी कि हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन मतलब कि ऐसी विधि है जिसमें पौधों को उगाने के लिए मिट्टी के अतिरिक्त पोषक विलयन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है
जल के साथ कार्य करना, यानी कि वर्किंग विथ वाटर। जैसे शुरुआत में बालू पोषक जो मुख्य प्रकार के घोल संवर्धन में, परंतु आजकल के पौधों के संवर्धन के लिए वर्मीकुलाइट का हम उपयोग करते हैं। तो वर्मीकुलाइट एक क्या होता है कि वो एक खनिज है जो पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में तो पाया जाता है, लेकिन इस खनिज में विशेष प्रकार की ताप भट्टियों में 2000 फ़ारेनहाइट तक का ताप से गर्म करके उत्पाद प्राप्त होता है, जो पौधों को उगाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। वर्मीकुलाइट के अगर गुण अपने की बात की जाए तो ये हल्के भार वाला होता है, एक तो आसानी से स्थानांतरण हो सकता है रसायन, और यह रसायनतः अक्रिय पदार्थ है। ये एक बंध्य माध्यम में जिसमें कीट खरपतवार आदि नहीं होते। मिट्टी की अपेक्षा इसका जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है, इसकी बनावट ढीली होती है और यह मूल तंत्र के विकास में क्या होता है, बाधक नहीं होता है। इसका विघटन भी नहीं होता, निरंतर एक के साथ फसल उगने के लिए उपयोगी होता है, एक से ज्यादा भी। आजकल के पौधे उगाने के लिए वर्मीकुलाइट का उपयोग किया जाता है कि ये तकनीक कहलाती है वर्मीकुलोपोनेसिस। अब देखो इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा निम्न में से कौन से पोषक तत्व कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं। तो अपने को पता है कि जो मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर और जिंक के ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में हमने बात भी की थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पर्णहरित किस में पाया जाता है। पर्णहरित में मुख्य रूप से आप सभी को पता है मैग्नीशियम के अंतर्गत पाया जाता है। मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या होता है। मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह मदद करता है। लघु पर्ण रोग किस तत्व की न्यूनता से होता है। लघु पर्ण रोग मुख्य रूप से जिंक की न्यूनता से होता है, यह भी हमने अभी क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पांचवें क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखना बोरॉन होता है, जो पादपों में कार्बोहाइड्रेट और स्थानांतरण के लिए बहुत उपयोगी होता है। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पौधों में सामान्य वृद्धि व जीवन चक्र के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो 17 प्रकार के अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या है, ठीक है। और असंचरणशील पोषक तत्व, अभी हमने इसका चार्ट बनाया। असंचरणशील पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कॉपर, सल्फेट, फेरस और मैग्नीज असंचरणशील पोषक तत्व होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप, ये भी हमने किया। प्राथमिक वृहत मात्रा तत्वों किया। वर्मीकुलाइट, हाइड्रोपोनिक्स अभी बात की है जस्ट इसकी। फेरस और कैल्शियम का मृदा से अवशोषित, ये भी किया। खनिज लवणों का अवशोषण, पादप भस्म विश्लेषण भी हमने डिस्कस किया था। और नाइट्रोजन की उपयोगिता, न्यूनता के लक्षण भी हमने बात की है। निष्क्रिय सक्रिय अवशोषण ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर मेंशन्ड है। हरिया में इंता उत्तक से, ये भी हमने पढ़ा है। पौधों में खनिज, मुख्य रूप से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन और सारे नोट्स को हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ आने वाले आगे वीडियो के अंदर हम अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको नोट्स बनाइए, इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखिए, समझिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।